कौन है वहां पर? सामने क्यों नहीं आता? देखो लक्ष्मी, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही है तो मुझसे बात मत करना आज के बाद फिर कभी। लेकिन फिर वही खामोशी, किसी का कोई जवाब नहीं। रिद्धिमा डर जरूर गई थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने ठान लिया था वे हवेली के अंदर छुपे गूढ़ रहस्य को पता करके ही रहेगी, और इसीलिए डर लगने के बावजूद भी रिद्धिमा वहां पर रुकी रही। उसने पलट कर देखा, उसे सामने के कमरे में किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रिद्धिमा कमरे के अंदर आई। वहां पर उसने देखा कि वह तस्वीर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, वही तस्वीर जिसमें वह शादीशुदा लड़की अपनी बेटियों के साथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीचे गिरकर रिद्धिमा को किसी बात की तरफ इशारा कर रही थी, शायद उससे कुछ कहना चाहती थी। रिद्धिमा ने मन ही मन सोचा, ये तस्वीर अचानक कैसे गिर गई? इतने साल हो गए इस हवेली को, अब तक तो सब कुछ ठीक था। कोई तो पहेली है यहाँ पर जिसे सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को उठा लिया और फिर एक आवाज उसके कानों में सुनाई थी, बचा लो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ। रिद्धिमा ने घबरा कर पीछे पलट कर देखा, पायल की हल्की सी आवाज, जैसे कोई तो था वहां पर, लेकिन रिद्धिमा को कोई नजर नहीं आ रहा था। रिद्धिमा तस्वीर को हाथ में उठाए उससे बातें कर रही थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? और आखिर क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है यहाँ पर? किसकी जान बचानी है? रिद्धिमा अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ यहाँ वहां देख रही थी, लेकिन दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इसके अलावा हवेली के ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं था। शाम ढलाई थी और हवेली चारों तरफ से अंधेरे से घिरने लगी थी। हवेली के उस हिस्से में किसी भी तरह की कोई रोशनी, कोई लाइट नहीं थी। इस वजह से वहां पर अब अंधेरा होने लगा था। रिद्धिमा ने अब वापस लौटना ही ठीक समझा। रिद्धिमा ने सोच लिया था वे अगले दिन फिर से वहां पर आएगी और कुछ पता करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि रिद्धिमा को उस दरवाजे पर लगे ताले को खोलने का तरीका पता चल चुका था। रिद्धिमा ने लाल चुनरी संभाल कर अपने पास रख ली थी। जैसे रिद्धिमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, उसने ताले को जमीन से उठाया और वापस उसी जगह पर लगा दिया। बिना चाबी के ही वह अपने आप दरवाजे पर लग गया। यह देखकर रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये कैसा जादू है? कोई तो ऐसी शक्तियां हैं जो इस हवेली के अंदर रहती है, लेकिन अपना दर्द सुनाने के लिए उन्होंने मुझे क्यों चुना है? इसका मतलब मेरा और इस हवेली का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। मुझे जानना ही होगा, लेकिन मैं कुणाल से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ आई थी तो वो फिर से मुझे आने की परमिशन कभी नहीं देगा, और हो सकता है मुझे कल ही दिल्ली छोड़ आए। रिद्धिमा डरते हुए अपने कमरे में पहुंची। कुणाल के आने का वक्त हो चला था। रिद्धिमा ने उस लाल चुनरी को फिर से अपने कमरे में छुपा कर रख लिया, क्योंकि रिद्धिमा के लिए वो लाल चुनरी उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी। वही दरवाजा जिसके पीछे किसी की जिंदगी और उसकी मौत का सच दफन हो चुका था। वही दरवाजा जो सिर्फ रिद्धिमा के लिए खुला था, कोई ऐसी कहानी सुनाने के लिए जिस कहानी के किरदारों का सामने आना बहुत जरूरी था। कुणाल ने आते ही रिद्धिमा से मुस्कुरा कर पूछा, और कैसा रहा तुम्हारा दिन? सब कुछ ठीक है ना रिद्धिमा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? रिद्धिमा ने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। आप बताओ विजय की तबीयत कैसी है? विजय का नाम सुनकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। विजय की तबीयत ठीक होने लगी थी, इसी की वजह से कुणाल बहुत खुश था। वो बिल्कुल ठीक है यार, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। थैंक्स टू लक्ष्मी, उसकी बताई तरकीब से सब कुछ ठीक हो गया है। जादू करनी है यार वो। कुणाल ने बनावटी अंदाज में कुछ इस तरह से कहा कि रिद्धिमा को हंसी आ गई। रिद्धिमा को खुश देखकर कुणाल ने सवाल किया, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? जानती हो ना हम दिल्ली वापस जा रहे हैं 4 दिन के बाद। अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कुणाल की तरफ आगे बढ़ाते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, नहीं कुणाल अभी तक तो नहीं, बस कल से शुरू कर दूंगी। कुणाल आराम से चेयर पर बैठ गया था। रिद्धिमा के हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगा था। रिद्धिमा, आज माँ का फोन आया था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो तुम्हारी तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अब रिद्धिमा के सामने जो कुछ भी आ रहा था वह इस तरफ इशारा कर रहा था कि रिद्धिमा का उस हवेली से और जो कुछ भी वहां हो रहा था उन चीजों से कोई ना कोई रिश्ता तो था। लगातार वो यही सब सोचने में लगी हुई थी। कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने उस दिन भी नहीं बताया जब माँ का कॉल आया था और वो आपके दादाजी के बारे में कुछ बता रही थी। इस तरह अचानक अपने दादाजी का जिक्र छेड़ते ही कुणाल को वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले अंबिका जी ने उसे फोन पर बताई थी। कुणाल ने याद करते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया।
उस दिन माँ कह रही थी कि दादाजी के बारे में कोई खबर मिली है। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए पूछा, कैसी खबर कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? रिद्धिमा के सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि किसी ने अंबिका जी को फोन करके कुणाल के दादाजी के बारे में खबर दी थी। उस शख्स ने अंबिका जी को बताया था कि कुणाल के दादाजी जिंदा थे और शिमला के पहाड़ों में एक छोटे से गांव के अंदर अपनी साधना में व्यस्त थे। कुणाल का परिवार अपने दादाजी के अचानक चले जाने की वजह से उन्हें मरा हुआ समझ बैठा था, लेकिन इस तरह उनके अचानक जिंदा होने की खबर सुनकर कुणाल और अंबिका जी के दिल में उम्मीद जग गई थी। यह खबर सुनने के बाद कुणाल बहुत खुश था और वह शिमला जाकर उन्हें वापस घर लेकर आना चाहता था, लेकिन अंबिका जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। कुणाल ने रिद्धिमा को इसके पीछे की वजह बताई। रिद्धिमा, दादाजी बहुत जिद्दी हैं। जब इतने सालों से वे कभी घर नहीं लौट कर आए तो मुझे नहीं लगता वो अब आएंगे, और शायद माँ इस बात को अच्छी तरह जानती है। पूरी बात सुनने के बाद रिद्धिमा ने कहा, लेकिन हमें उन्हें वापस बुलाकर लाना चाहिए कुणाल, किसी भी तरह से मनाना चाहिए। मेरा मतलब, पापा तो रहे नहीं, और अगर दादाजी जिंदा हैं तो उनका घर में रहना हम सबके लिए कितना अच्छा होगा। और वैसे भी आपने बताया था ना किसी मंदिर में वो बहुत बड़े पुजारी थे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, दादाजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों के भले के लिए किया है। इस बात की पूरे परिवार को बहुत खुशी है। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा कुछ सोच में पड़ गई। कहीं वो पुजारी कुणाल के दादाजी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? इतनी सारी शक्तियों का होना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो कुणाल ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया था। रिद्धिमा को इस तरह अपने ख्यालों में गुम देखकर कुणाल ने हंसते हुए पूछा, क्या हो गया रिद्धिमा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हम कोशिश करेंगे उन्हें घर वापस लाने की, और अगर वो आए तो तुमसे जरूर मिलेंगे, जानती हो ना तुम। रिद्धिमा ने कुणाल की बात सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए हड़बड़ा कर जवाब दिया, नहीं कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोचने लग गई थी। अच्छा कुणाल, एक बात बताइए, क्या इस गांव में पहले भी कभी आए हैं? मेरा मतलब बचपन में? रिद्धिमा के इस सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे बताया कि वह गांव में पहले कभी नहीं आया, यहाँ तक कि गांव का नाम तक उसने पहली बार सुना था। ये जानकर रिद्धिमा ने अपने मन को समझा लिया था कि कुणाल के दादाजी वो पुजारी नहीं हो सकते जिन्होंने इस गांव में बुरी आत्माओं को ताकत दी थी। रिद्धिमा इतना तो समझ चुकी थी कि चाहे कोई माने या ना माने, वहां पर कुछ तो अजीब था। उस हवेली में, लक्ष्मी की बातों में, डॉक्टर अमित की मौत में, इन सारी बातों में कुछ बेहद डरावना और खौफनाक था। लेकिन रिद्धिमा ये नहीं समझ पा रही थी कि उन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। क्या वे सारी चीजें सचमुच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? और आखिर हवेली के ऊपरी हिस्से में कौन था जो रिद्धिमा से बार बार मदद की गुहार लगा रहा था? रिद्धिमा के पास दिल्ली जाने से पहले सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा था, लेकिन उसने दिल ही दिल में ये डिसाइड कर लिया था कि वह सब कुछ पता करके रहेगी। और यही सोचकर रिद्धिमा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। पानी खत्म। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकिल करो और वाउचर्स पाओ गानिया रिसाइकलिंग सेंटर्स पे, जो है ऑल ओवर मुंबई, जैसे बेलापुर स्टारबक्स, प्रियदर्शनी पार्क, आउटसाइड सीवुड मॉल, हैंगिंग गार्डन एंड मोर। टेक #OneGreenStep टुडे। रिद्धिमा ने अगली सुबह फिर से डॉक्टर अमित के घर जाने का डिसीजन ले लिया। कुणाल के हॉस्पिटल जाने के बाद रिद्धिमा सबसे नजरें चुराती हुई फिर से उसी जगह पर जा पहुंची। रिद्धिमा की नजरें फिर से वहां पर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी, कोई ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसी चीज जो रिद्धिमा को वहां का सच बता सके। आप फिर से आ गई? बार बार क्यों आती है मेरे घर में? रिद्धिमा ने पलट कर देखा, फिर से वही छोटी बच्ची उसे वहां पर उस घर में नजर आई। उसे देखकर रिद्धिमा मुस्कुराने लगी। अरे तुम अभी तक यहाँ हो, कल कहाँ चली गई थी? उस बच्ची ने गुस्से से भरी निगाहों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा। ये मेरा घर है, कहीं जाऊं? आप क्यों आती है यहाँ बार बार? रिद्धिमा जैसे ही उस बच्ची के करीब जाने की कोशिश करती, वह दूर भाग कर खड़ी हो जाती। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था वह बच्ची से कैसे बात करे। लेकिन मेरी बात तो सुनो बेटा, कुछ तो बताओ ना अपनी माँ के बारे में, उनका नाम क्या था? उस लड़की के हाथ में फिर से कोयले का टुकड़ा था और अब भी वह लगातार कोयले के इस छोटे से टुकड़े से जमीन पर आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बना रही थी। जैसे रिद्धिमा ने उससे सवाल किया, उस लड़की ने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। रिद्धिमा ने जब उस तरफ देखा तो उसे उस घर का बाथरूम नजर आया। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या है वहां पर?
लेकिन उस छोटी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार उस बाथरूम की तरफ इशारा कर रही थी। धीरे धीरे कदमों से चलकर रिद्धिमा बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन वहां पर कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रिद्धिमा की नजरें जैसे ही बाथरूम में लगे एक बड़े से मिरर से टकराई, वहां पर एक चेहरा उसे नजर आया। वह चेहरा किसी औरत का था। उसकी आंखें लाल रंग की थी। लग रहा था जैसे वह काफी तकलीफ में है। रिद्धिमा बुरी तरह घबरा गई। उस चेहरे से वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। डर की वजह से रिद्धिमा कुछ कदम पीछे हटी और उसने जोर से आवाज देकर उस छोटी बच्ची को बुलाने की कोशिश की। यहाँ आओ, यहाँ पर कोई है क्या? यही तुम्हारी माँ है? इससे पहले कि रिद्धिमा कुछ और कहती, उसे ऐसा लगा कि वो चेहरा आईने से बाहर निकलकर बाहर आ गया और रिद्धिमा के कानों में उसने धीरे से कहा, बचा लो मुझे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बाहर आना चाहती हूँ। पलक झपकते ही वो चेहरा आईने से गायब हो गया। रिद्धिमा परेशान होकर बाथरूम से निकल आई और फिर से उस छोटी लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन उस घर में उस छोटी लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कभी वो थी नहीं। फर्श पर लगे कोयले के निशान भी पूरी तरह साफ हो चुके थे। रिद्धिमा के लिए सारी बातें बुरी तरह डराने वाली थी। रिद्धिमा के माथे पर पसीना छलक आया। आखिर क्या है इस घर में ऐसा बेहद खौफनाक? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं किसी ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। लेकिन तभी रिद्धिमा को बाहर की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिद्धिमा बुरी तरह से डर गई। आखिर कौन होगा यहाँ पर और क्या करने आया होगा? खुद को बचाने के लिए रिद्धिमा ने वही पास में रखा एक मोटा सा डंडा हाथ में उठा लिया। रिद्धिमा ने सोच लिया था अगर किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। कदमों की आहट धीरे धीरे रिद्धिमा के पास आ रही थी और रिद्धिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बदहवास हालत में जैसे ही उसने उस शख्स की परछाई दीवार पर देखी, वह खींच कर डंडा उसके सिर पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने मजबूत हाथों से वह डंडा पकड़ लिया। जो शख्स सामने था उसे देखकर रिद्धिमा न केवल घबरा गई बल्कि हैरान भी हो गई। कुणाल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुणाल ने गुस्से से रिद्धिमा से पलट कर सवाल किया। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? इस तरह अचानक कुणाल के वहां पर आ जाने से रिद्धिमा के लिए अपने वहां आने की वजह को छुपाना मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुणाल से क्या कहे। सॉरी कुणाल, बस ये तो। कुणाल ने नाराजगी जताते हुए कहा। मैंने तुम्हें इस घर की तरफ आते देख लिया था रिद्धिमा, क्या चल रहा है ये सब? वैसे तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो ना इस घर के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रिद्धिमा ने कुणाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुणाल, जानते हो इस घर में बहुत कुछ अजीब है। वहां बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ है उसमें एक चेहरा। रिद्धिमा की बात अधूरी रह गई। कुणाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस करो, तुमसे कितनी बार कहा है इन सब बातों से दूर रहो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसकी सेहत के लिए सब सही नहीं है। तुम जानती नहीं हो सब चीजें कितना गलत असर डाल सकती हैं। कुणाल को इस तरह नाराज देखकर रिद्धिमा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। रिद्धिमा पहले से ही जानती थी कि कुणाल को अगर गलती से भी पता चल गया कि वह गांव में छुपे आत्माओं के रहस्य को पता करने की कोशिश कर रही है तो वह नाराज हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। रिद्धिमा को वहां पर देखकर कुणाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने अपना डिसीजन रिद्धिमा को सुना दिया। आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। रिद्धिमा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कुणाल, हम तो 4 दिन बाद जाने वाले थे ना। कुणाल ने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, जाने वाले थे, लेकिन मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की सेहत के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हें हवेली छोड़ देता हूं, तुम अपनी पैकिंग करो। रिद्धिमा समझ चुकी थी, अब वो कुणाल को किसी भी तरह से समझा नहीं सकती थी। उसे कुणाल की बात माननी ही होगी। कुणाल रिद्धिमा को हवेली लेकर आ गया। रुकमा जी और भैरव जी को भी बता देना तुम आज रात यहां से जा रही हो। रिद्धिमा ने एक बार फिर से कोशिश की। कुणाल प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी, हमें 4 दिन बाद चलना चाहिए ना। लेकिन कुणाल बहुत नाराज था। 4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा रिद्धिमा, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, तुम्हें आज मेरे साथ चलना ही होगा। कुणाल का बस इतना कहना था। अचानक से रिद्धिमा के मुंह से निकला, जिद बहुत कर रहा है छोरे, तारे को समझ नहीं आता, मैं नहीं जाना चाहती इस गांव से। कुणाल, जो कि दूसरी तरफ अपना चेहरा करके मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देखने में बिजी था, अचानक से रिद्धिमा की इस तरह की आवाज सुनकर चौंक गया। क्या 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 कहा तुमने? और तुम यहाँ गांव के लोगों की तरह कब से बात करने लग गई हो? रिद्धिमा ने आंखें बंद की और फिर वापस आंखें खोलकर कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ कुणाल,
क्या बात की मैंने? ठीक से तो बोल रही हूँ जैसे हमेशा बोलती हूँ। कुणाल रिद्धिमा के करीब आ गया। उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। रिद्धिमा, तुमने अभी ठीक वैसे बात की जैसे इस गांव के लोग करते हैं। रुकमा जी करती हैं, भैरव सिंह जी करती हैं। क्या हुआ है तुम्हें रिद्धिमा? इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इन सब बातों में अपना दिमाग खराब करो। मुझे लगता है तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। रिद्धिमा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ भी नहीं हुआ है कुणाल, सब कुछ ठीक है। बेकार में परेशान हो रहे हो तुम। मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो ना? ठीक है, हम चलते हैं। गांव से जाने से पहले कुणाल को हॉस्पिटल में अपना कुछ काम पूरा करना था और इसीलिए कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि वह कुछ देर के बाद लौट कर आएगा और उसके बाद वे दोनों वहां से चले जाएंगे। रिद्धिमा ने कुणाल से पूछा, लेकिन दोपहर हो गई है, हमें निकलने में देर नहीं हो जाएगी? कुणाल ने बताया, कोई बात नहीं, यहाँ से जोधपुर जाएंगे और वहां से रात की ट्रेन से दिल्ली। तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर से रिद्धिमा का जवाब सुनकर कुणाल शॉक्ड हो गया और डर भी गया। महाराज जाने का मन है। अच्छा लगता है इस गांव में। इस गांव में हमारी जान बसती है। इस बार कुणाल की आंखों में खौफ नजर आने लगा था। कुणाल को इस बात की आशंका हो गई थी कि शायद रिद्धिमा के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। कुणाल अब एक मिनट भी रिद्धिमा को उस गांव में रहने नहीं देना चाहता था। इस बार कुणाल ने रिद्धिमा को कुछ नहीं कहा, बस वह चुपचाप हॉस्पिटल के लिए घर से निकल गया। कुणाल के जाते ही रिद्धिमा अपना सामान पैक करने में बिजी हो गई। सामान पैक करते वक्त रिद्धिमा वही गाना गुनगुना रही थी जो अक्सर गांव की औरतें गाया करती थी, ठीक वैसे ही, उसी लैंग्वेज में और उसी लहजे में। रिद्धिमा की आवाज सुनकर लग रहा था जैसे गांव की ही कोई औरत गाना गुनगुना रही है। हाँ, वो बात अलग थी कि कुणाल वहां से चला गया था और रिद्धिमा का वो गाना सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ लाइन गुनगुनाने के बाद रिद्धिमा ने अपने आप से कहा, छोरा, इतनी आसानी से ना जाऊंगी मैं इस गांव से। तेरे को क्या लगता है मुझे बोलेगा वैसा हो जाएगा? इतना भी आसान ना है। कुणाल का अगला कदम जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अपना सामान पैक करने के बाद